हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6th के चैप्टर 3 यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाला चैप्टर जो है, इसका वन शॉट रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप तक पहुंच चुका है, अच्छे से आपको मिल चुका है। आई होप आपने अच्छे से उसको समझ लिया है, साथ ही साथ में उसके नोट्स भी बना लिए हैं। क्योंकि एक सिंपल सा एडवाइस मैं आपको हमेशा दूंगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, समझना आपको किसी से पड़ेगा ही, अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे तो। नंबर 2, समझने के बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको हर एक शब्द का मीनिंग समझ आता है कि अच्छा ये समझाया था, यहाँ ये लिखा है, तो अच्छा ये कंसेप्ट ऐसे होता है। तो एकदम पक्का ठोस कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आप सुन लेते हो तब तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन सिर्फ आपने अगर सुन लिया तो आप थोड़े टाइम में जाके भूल जाओगे। लेकिन उसी चीज को अगर आप खुद से दोहरा के वापस से लिखने की कोशिश करते हो तो आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, उसको सोचने पे उसी समय पे मजबूर करोगे, वहीं पे डाउट्स आ जाएंगे, वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, तो और अच्छे से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है या फिर ऐसी एग्जाम जिसमें 6 क्लास का सोशल साइंस आता है और आप आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो इन छोटी सी चीजों का जरूर से ध्यान रखिएगा। तो आपके हर चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट होते रहेगा। और ये जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बड़ी क्लास में जाते जाते भूल जाते हैं, हमको दूसरे कंसेप्ट फिर समझ में नहीं आते हैं और प्रॉब्लम होती है ना। इस वजह से जरूरी है कि आप शुरुआत से ही पकड़ जमा के रखें, शुरुआत से ही पूरी तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करें, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं अगर आपकी रिटर्न एग्जाम है तो। साथ ही साथ में क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे कि आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जो हमको मन में लगता है कि यार हमको समझ में तो आ गया है, लेकिन शब्द क्या लिखें जिससे कि हमारा आंसर जो है वो बढ़िया से फ्रेम हो जाए। तो वही शब्द अगर आपको समझने हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। हर चैप्टर के साथ में हम उसके अगले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगले दिन एमसीक्यू करते हैं। तो जो भी आप चैप्टर करते रहें, साथ साथ में सीरीज को फॉलो करते रहें। कम्युनिटी पोस्ट से आपको जो है लिंक वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, या वीडियो में भी स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाई डज ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ गेट लाइट इन अ टाइम? ऐसा क्यों होता है? एक बेसिक सी चीज क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ के पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, ताकि कई बार ना सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के वो पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार क्या आंसर होगा इसका। लेकिन जब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो आपको बिल्कुल सीधे से समझ आ जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और सीधे से आंसर भी बन जाता है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक समय पे अर्थ के एक ही भाग को लाइट मिलती है जबकि दूसरे भाग पे डार्कनेस रहती है? ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मैंने आपको पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है कि मान लो अगर आप सन है, जैसे कि मेरे सामने अभी ये लाइट रखी है ना, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा शेप जो है, या अर्थ का शेप की अगर हम बात करें, मेरे को आप अर्थ ही अज्यूम करो, ठीक है। तो अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप जब होता है ना, तो पीछे वाले पोर्शन पे जाहिर सी बात है जो लाइट है वो नहीं जाने वाली। या अगर मैं भी अगर खड़ी हूँ और मेरा अगर 3D शेप है, तो सामने से अगर जस्ट सामने मेरे लाइट आ रही है, तो सामने पोर्शन पे ही लाइट रहेगी, पीछे वाले पोर्शन पे डार्कनेस रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है, आंसर में हमको ये लिखना है, क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है, इसी वजह से उसके मोशन के कारण क्या होता है कि अर्थ पे एक समय पे एक ही जगह पे लाइट रहती है, जबकि दूसरी समय पे क्या होता है, वहां पर डार्कनेस होती है। तो व्हाट यू हैव टू राइट, ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इट रिसीव्स ओनली हाफ पोर्शन एट अ टाइम। ठीक है, क्या होता है कि स्फेरिकल पोर्शन के कारण आधा पोर्शन जो है वही क्या करता है, लाइट रिसीव कर रहा होता है। इट रिसीव्स लाइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट रिसीव्स लाइट, है ना, इट रिसीव्स लाइट ओनली हाफ पोर्शन एट अ टाइम। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया आपका नंबर 1 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम समझ तो लेते हैं कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, हमारे दिमाग में तो हमारी वो जिफ जो है वो बनी हुई है। ठीक है, रोटेशन मतलब सेम एक्सिस पे गोल गोल घूमना, और रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर घूमना, है ना, सन के अराउंड।
ठीक है, तो ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अर्थ रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, है ना, ये हमको क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात आई तो आप क्या लिखोगे, मैंने आपको तब भी याद करवाई थी, फिर से मेरे साथ में याद कर लो आंख बंद करके। रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन, इट कॉजेज डेज एंड नाइट, है ना। साथ ही में रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मूवमेंट या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। तो सीजन्स चेंजेस ड्यू टू रिवॉल्यूशन, ये चीज भी आप लिख सकते हो। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं। मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन नियरली 24 आवर्स भी आप डाल सकते हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक पूरा दिन जो है रोटेट जो है अर्थ को करने में कितने समय लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। इट इज टर्म्ड एज रोटेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो डेली इसी तरीके से मूव करता है, ठीक है। वही रिवॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। इसमें सीजन और डे का फंडा भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर्स जो हैं ये कुछ इस तरीके के हैं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, हाँ ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। साथ में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको डेज के बारे में, नाइट के बारे में, सीजन के बारे में बोला, तो वो चीज़ भी आप साथ साथ में इंक्लूड करते जाना। तो क्या होगा ना कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, साथ ही साथ में आपका क्वेश्चन जो है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है what do you understand about इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के बारे में आप क्या समझते हैं। तो इक्विनॉक्स के बारे में हमने बात की थी, सोलिस्टिस के बारे में हमने बात की थी। सोलिस्टिस क्या होते हैं, जब एक पार्ट पे ठंड और एक पार्ट पे गर्मी होती है, एक पार्ट पे ठंड एक पार्ट पे गर्मी होती है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, सोलिस्टिस कहलाते हैं। उसमें हमने डेट्स वगैरह भी याद की थी और सारी चीजें डिस्कस की थी। वहीं हम इक्विनॉक्स जो है वो सामने और ऐसे पीछे वाली पोजीशन पे होता है। अर्थ जब इधर या फिर पीछे वाली पोजीशन पे सन के होती है तो इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स मतलब ऐसे दिन जब बराबर दिन और बराबर रातें होती है। सॉलिस्टिस में क्या होता है, एक समय पे एक जगह पर दिन बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है ना, और दूसरे में दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ये हमने सॉलिस्टिस में पढ़ा था। मैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स इक्वी से ही आप समझ रहे हो कि कुछ तो बराबर होना है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स मस्ट बी इक्विनॉक्स, है ना। तो व्हेन द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड नाइट द पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्स जो है वो अर्थ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर एक्सिस एंड ऑर्बिट। एक्सिस और ऑर्बिट क्या होती है, तो एक्सिस और ऑर्बिट को अपने को दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ अगर हम बनाते हैं, है ना, अर्थ अगर हम बनाते हैं और बीच में से जो टिल्टेड लाइन होती है, ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, ये लाइन जो है ये एक्सिस कहलाती है, ठीक है। वहीं अगर अर्थ को हम रोटेट करवाएं सन के अराउंड, ये सन हो, है ना, ये क्या हो, हमारा सन हो, और अर्थ जो है इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो रोटेशन होता है ये एक फिक्स्ड पाथ पे होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं, तो लाइन जो है ये क्या कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है। तो जो एरिया है, जो पाथ है जिसके ऊपर अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द सन, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो एक्सिस क्या हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। It makes an angle of 66.14 degree with the 66.14 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन, है ना। तो एक्सिस जो है, जो मैंने अभी ये जस्ट बना के दी थी आपको, है ना, तो इसमें आप देखोगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइन जारी होती है, ठीक है। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जारी होती है और ये एंगल कितना बनाती है, 66.50, या फिर कई बार 14 भी कहीं पे लिख देते हैं लोग, या फिर 66.30 मिनट, ऐसे करके भी आप उस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। बाकी डिग्री में आप ध्यान रखो, तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट करेक्ट चीज़ है वो 66.66 आप बस इसको डायरेक्टली लिख लो, क्या लिख लो, 66.5 डिग्री, बस ये डिग्री, ये वाली डिग्री लिख लो, तो ये इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। साथ ही में ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रिकल पाथ ऑन विच हेवनली बॉडीज मूव अराउंड देयर सन और प्लैनेट, ठीक है। तो सिर्फ अर्थ ही नहीं रोटेट करता ऑर्बिट के ऊपर, बहुत सारे प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट के ऊपर क्या करते हैं, सन के अराउंड या फिर एक दूसरे के प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्बिट और ये हो गया हमारा एक्सिस।
वहीं अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय समर एंड विंटर सॉलिस्टिस। समर और विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको जो समझाया था इक्विनॉक्स के समय पे वही चीज होती है, इसको यहाँ पे लिख दो। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इज नोन एज समर सॉलिस्टिस, इट ऑकर्स ऑन 21 जून। है ना, इधर वाले पोर्शन पे हमने देखा था कि एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड थी, तो नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा सूरज आ रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज्यादा सूरज आ रहा था, तो हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुल मिला के समर हमको देखने को मिल रही है। तो इसको क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस। 21 जून को सबसे लंबा दिन और छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेस करते हैं लोग, तो ये क्या कहलाता है? समर सॉलिस्टिस। वहीं विंटर सॉलिस्टिस जो है उसमें क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। 22 दिसंबर को वो दिन होता है जब लंबी रात और सबसे छोटा दिन लोग फेस कर रहे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सभी दूर। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इट इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस एंड इट ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो कह रहा है व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाई डज इट नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है और ये एक्सिस ऑफ अर्थ के साथ में ही क्यों हमको नहीं दिखता है? तो मैं आपको बता देती हूँ इसको एक बार ड्रॉ करके कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस अलग अलग चीजें हैं। एक्सिस जो है हमारी, एक्सिस जो है वो हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है। अब मान लो कि सूरज दादा हमारे यहाँ बैठे हैं, है ना, सूरज दादा हमारे यहाँ बैठे हैं, तो एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। जहां तक सूर्य की किरणें जाएंगी और जिस पार्ट से इधर दिन और उधर रात दिखेगी वही क्या कहलाएगा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाएगा। तो अब करीब बीच तक जो है वो हमको क्या दिखेगा? इतने इतने हिस्से पे धूप दिखेगी और इतने इतने हिस्से पे छांव दिखेगी, है ना। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो ये हो जाएगा और एक्सिस तो जो है वो टिल्टेड रहती है। जाहिर सी बात है उसका तो कोई मिलान होना ही नहीं है इससे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, है ना, सन अगर मेरे जस्ट सामने है तो यहाँ पे जो है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा ना, इधर धूप पीछे छांव रहेगी। ठीक है, वहीं अगर मैं इस तरीके से भी खड़ी हूँ तो ये मेरी अर्थ की पोजीशन तो टिल्टेड रहती है, तो भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस से तो नहीं जुड़ना है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो ये रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना। तो हम यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि द सर्कल विच सेपरेट्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पहले तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को डिफाइन करना जरूरी है ताकि समझ आए। ये जो सर्कल है ये एक्सिस के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है, क्योंकि एक्सिस जो है वो 23.50 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ टिल्टेड रहती है। जाहिर सी बात है अगर एक्सिस सीधी रहती तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड कर देता, लेकिन एक्सिस कैसी है? टिल्टेड है ना, इतनी डिग्री के ऊपर। जाहिर सी बात है मतलब ईस्ट से इतनी डिग्री के ऊपर। बाकी एक्सिस जो है वो तो अपनी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री पे होती है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग डिग्री है। ठीक है, ईस्ट की अगर तरफ अगर हम बात करें तो इतनी डिग्री पे टिल्टेड है। ठीक, या फिर सिंपली आप एक्सिस का टिल्ट 66.5 भी लिख सकते हो, उसमें फिर टुवर्ड्स ईस्ट मत लिखना अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो ये कारण है भैया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर सीजन्स कॉज्ड। सीजन्स कैसे आते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं? तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहली लाइन तो हमारी यही होनी चाहिए कि सीजन्स जो है वो हमारे होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण, है ना। अर्थ की पोजीशन जब चेंज होती है सन के आसपास तो हमारा क्या होता है? सीजन्स बदलते हैं। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसकी एक्सिस जो है वो सेम डायरेक्शन पे ही इंक्लाइंड होती है। वो जो पूरा हमने सॉलिस्टिस वाले पार्ट में पढ़ा था ना, वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रिवॉल्यूशन जो है वो इंक्लाइंड होता है अर्थ की तरफ, एक्सिस जो है वो फिक्स्ड होती है, जिसके कारण क्या होता है? सीजन्स होते हैं। एक साल जो है वो 4 सीजन्स में डिवाइडेड होता है, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, है ना। सीजन जो है वो अर्थ की पोजीशन के साथ में चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे सन के अबाउट अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे सीजन्स बदलते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बीच में अंतर क्या है? तो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दोनों तो बहुत अलग है। रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एनुअल मोशन होता है अर्थ का अराउंड द सन, पूरा
साल भर में कितना मोशन हुआ है अर्थ का अराउंड द सन, ये रिवॉल्यूशन कहलाता है। वही रोटेशन जो है वो अर्थ के मतलब एक्सिस के अराउंड जो स्पिनिंग होती है अर्थ की, वो रोटेशन कहलाती है। अब देखो ये इन्होंने बोली जो है वो बदल ली है, हमने पहले कुछ और डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे कुछ और लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन ही बदल गए, मीनिंग सबका एक ही है। आप तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो रिवॉल्यूशन रोटेशन की, कि रिवॉल्यूशन जो है वो कहलाता है मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज रिवॉल्यूशन। और रोटेशन अगर हम कहें तो इट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक, इसमें अगर हम बोले तो टाइम जो है वो रिवॉल्यूशन का 365 डेज 6 आवर्स होता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो 365 डेज। अगर पूरा डेज में ही लिखना है तो आप 365 1/4 डेज लिख सकते हो, या आवर्स में लिखना है तो 365 डेज और 6 आवर्स लिख सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन का चौथाई हिस्सा अगर हम करते हैं तो 6 घंटे होते हैं। ठीक, साथ ही में इधर जो है वो समय कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं। डेज और नाइट्स फॉलो ईच अदर इन रेगुलर सक्सेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, है ना, ये इधर आ जाएगा और ये अपना इधर चला जाएगा, ये रोटेशन वाला पॉइंट है ना। चेंज ऑफ सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिवॉल्यूशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन और रोटेशन का कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। वहीं अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और लीप ईयर की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एक्सप्लेन करो और लीप ईयर अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो दोनों के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और लीप ईयर जो है वो क्या होता है, तो अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब अर्थ का मूवमेंट होता है सन के अराउंड, क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है सन के अराउंड एक ऑर्बिट में, तो इसको क्या कहलाता, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ये क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें अगर हम देखें तो कितना समय लगता है कुल मिला के, आप पूरी तरीके से, मैं अगर आपको इसको शॉर्ट में लिख के बताऊं, है ना, तो इसमें आप लिख सकते हो अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज, है ना। उससे अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता तो मैं सिंपल से लिख देती हूँ 365 1/4 डेज लगते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वी टेक 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स, यानी कि 1/4 डेज को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस। वहीं लीप ईयर क्या होता है, 6 आवर्स सेव्ड, ये जो 6 आवर्स है ये हर साल अगर हम सेव करते रहते हैं तो 4 साल में ये बन जाता है एक दिन, है ना। दे बिकम 24 आवर्स ऑन एडिशनल डे एंड the day is added to the month of February every 4 years. This is because of it is because of this that every 4th year February has one day, that is 29 days instead of 28 days. Such a year of 366 days is known as leap year. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको लगते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आ सकते हैं, है ना। काफी इजी चैप्टर था, बस कंसेप्ट जो है वो ऐसे कंसेप्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म में ध्यान रखने हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर हम पूरे के पूरे चैप्टर को मैं आपको फिर से एक तरीके से समराइज करूं तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि अर्थ का मोशन जो है वो 2 तरीके का है, एक तो रोटेशन है, दूसरा रिवॉल्यूशन है। रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन क्या होता है, जब एक्सिस के अराउंड अर्थ घूमता है तो रोटेशन कहलाता है। जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे जैसे मैं कहते जा रही हूँ ना, तो अपना चैप्टर दिमाग में रखते जाना और सारी चीजों को विजुअलाइज करते रहना। जब आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाता है ना चीजों का, तो आप शब्द अपने आप ढूंढ लेते हो, आंसर अपने आप लिख लेते हो, कंसेप्ट भी अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग में विजुअलाइजेशन ही नहीं है तो फिर दिक्कत है। ऐसा विजुअलाइजेशन कर लो कि बॉटल को भी अर्थ बना के आप कंसेप्ट किसी को भी समझा सकते हो, है ना। अगर आप किसी भी सामान को, रिमोट को बना के, डब्बे को बना के, किसी को भी, ठीक है, किसी भी चीज को बना के आप उसको अज्यूम करके अगर आप कंसेप्ट समझा पा रहे हो, मतलब आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि रोटेशन के कारण क्या क्या चीजें होती है उसको पढ़ते हैं और रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या चीजें होती है उसको पढ़ते हैं। तो रोटेशन में हम पढ़ते हैं कि भैया दिन और रात होते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से दिन रात डिवाइड होते हैं, एक्सिस होता है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन होता है, कितनी डिग्री पे होता है इसको हम समझते हैं, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। भाई रोटेशन जो है
क्यों होता है, नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो फिर हम बताते हैं कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी ऐसी कंडीशन में अगर रोटेशन नहीं होता है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के साथ साथ में जो है हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समझते हैं भैया कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रिवॉल्यूशन को अगर हम बोले तो इट इज़ मूवमेंट ऑफ अर्थ या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। अब इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, तो बेसिकली पाथ होता है जिसके ऊपर सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक, इसमें फिर हम समझते हैं कि अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या चीजें हो रही है या क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि सीजन फॉर्म होते हैं, कहीं पे स्प्रिंग सीजन हो रहा है, कहीं पे समर हो रहा है, कहीं ऑटम हो रहा है, कहीं पे विंटर हो रहा है। ठीक है, सेम पोजिशन पे जब वो रह रहा है तो आधे हिस्से में समर हो रहा है, आधे हिस्से में विंटर हो रहा है, आधे हिस्से में ऑटम हो रहा है, आधे हिस्से में स्प्रिंग हो रहा है। कौन कौन से दिन पे सबसे लंबी रातें होती हैं, छोटे दिन होते हैं, या फिर छोटे लंबे दिन होते हैं या छोटी रातें होती हैं, तो वो डेट्स भी हम समझते हैं। फिर हम इससे हमको ये भी पता चलता है कि क्यों भाई ऑस्ट्रेलिया में समर में कैसे क्रिसमस आता है जबकि हम तो विंटर में क्रिसमस मनाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर के अराउंड, हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हम 22 दिसंबर के अराउंड जो है वो छांव की तरफ होते हैं, है ना, और सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ धूप होती है। ठीक है, तो उधर समर फेस कर रहे होते हैं वो लोग और हम लोग उसी समय पे विंटर फेस कर रहे होते हैं। तो अब क्रिसमस तो बदलेगा नहीं, क्रिसमस की डेट तो वही रहनी है हर जगह पे, है ना, बस मौसम हर जगह पर अलग हो जाते हैं। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी आने वाले कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या जगह है, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है सीजन अलग होगा, वहां पे समर होगा। ठीक है, तो इस कारण से वहां पे लोग समर में क्रिसमस मनाते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको क्लियर हो गया है पूरा चैप्टर। अब इसके साथ में आपको क्या करना है ना, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको क्या चीजें समझ नहीं आई है, कौन सी चीज डाउटफुल लग रही है। तो जैसे जैसे आप कमेंट्स में बताते जाओगे तो मैं आपको चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ताकि आपको और दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद में हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है, दिमाग में आती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हो अगर कुछ चीज मिस हुई है या ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो रह गया, वो तो रह गया, तो वो भी आप बता सकते हो। अगर कुछ छोटा मोटा होगा कि यार मैम अच्छा मिस तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है पूरा ही पढ़ाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उस फिनोमिनन के सामने हमको ध्यान आता है कि अच्छा मैम ये भी बता दो कि वो चीज़ कैसे हुई है, या ये भी बता दो वो चीज़ कैसे हुई है। तो वो भी आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स में एडवाइस कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की, है ना। तो अगर वो अच्छी सी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर सबको नॉलेज होना ज़रूरी है तो हम वो बनाएंगे। वो मिनी सीरीज़ के भी आइडियाज़ फिर मेरे को वहाँ से मिल जाएंगे, है ना। तो जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो इससे रिलेटेड या दूसरे से रिलेटेड, तो वो भी आप बताते रहो, हम उसको भी कवर करते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ध्यान रहे कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे चैप्टर्स के सब टॉपिक, साथ ही साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, एग्जाम की प्रिपरेशन, सब कुछ हम शुरुआत से आखिरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब, किसी भी चीज का, एक भी चीज का पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। हम दो चीज पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे, हम सारा का सारा सिलेबस मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको अवेलेबल कराते हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि नोट साथ साथ में बनाते रहिएगा ताकि आपका कनेक्शन कंटेंट से जुड़ा रहे। जब आपका कनेक्शन आपके सिलेबस से जुड़ा होता है तो चीजें आपको अपने आप समझ आने लगती है। और जब भी कोई सा चैप्टर शुरू कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि उसमें पहले समझ लो कि आखिर ये चैप्टर बना क्यों है ना, क्या इसमें बताना चाहिए। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ है तो बना क्यों है, क्या कह रहा है चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के जो मोशन है उसके कारण से क्या क्या चीजें हो रही है वो इस चैप्टर में आएंगी। ठीक है, ग्लोब है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जो उसका नाम है, तो उसके कारण जो जो भी चीजें होंगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिससे हमको मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, वो उस चैप्टर में होगी। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपको चीजों को प्रिसाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।